दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं अपने चैनल पर फिर से चैनल मेंबरशिप ऑन कर रहा हूँ और अब की बार मेरे जो व्यूवर्स मेंबरशिप लेंगे उनके लिए मैं कुछ खास तरह के वीडियोस बनाऊँगा और साथ ही मैं अपने सभी चैनल मेंबर्स को वीडियो की स्टार्टिंग में शाउट आउट भी दूँगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और आप समर्थ हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। खैर, अब आते हैं अपने वीडियो पर। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बिल्कुल रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। आज जो हॉरर स्टोरीज़ मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सभी हॉरर स्टोरीज़ मेरी जान पहचान वालों के साथ हुई हैं और इनमें से एक स्टोरी ऐसी भी है जो कि खुद मेरे साथ हुई है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर मैं यूएफओ, एलियंस और क्रिप्टिड क्रीचर से जुड़ी बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ। और मैं अपने उस चैनल पर जब किसी घटना के बारे में बताता हूँ तो उस घटना से जुड़ी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स और असली फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह भी ऐड करता हूँ ताकि आप समझ सकें कि वो घटना बिल्कुल रियल है। तो प्लीज़ आप मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको उस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो एक फेस कैम वीडियो होने वाला है और मैं अपने सेकंड चैनल पर भी फेस कैम वीडियो ही बनाता हूं क्योंकि उस चैनल पर फेस कैम वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है। क्योंकि किसी भी घटना के बारे में मैं स्क्रिप्टिंग करके इतने अच्छे से नहीं बता सकता जितना अच्छा मैं फेस कैम करके बता सकता हूँ। वैसे इस चैनल पर मैं स्टोरी टेलिंग वॉइस ओवर के ज़रिए ही करूँगा। फ़िलहाल ये एक वीडियो मैं जो कर रहा हूँ वो फेस कैम कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि मेरी फेस कैम करके स्टोरी टेलिंग की स्किल कितनी अच्छी है। वैसे दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग मेरे फेस कैम वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको फेस कैम करके मेरी जो स्टोरी टेलिंग करना है ये आपको पसंद आया या नहीं। खैर, अब इस इंट्रो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और अब मैं आपको सीधे पहली घटना बताता हूँ। तो दोस्तों, आज जो हॉरर स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊँगा वो सभी हॉरर स्टोरीज़ बिल्कुल रॉ एंड रियल होंगी। इनमें से कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं होगी जो मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताई हो या फिर मैंने किसी वेबसाइट से ली हो। ये सारी हॉरर स्टोरीज़ ऐसी होंगी जो कि मुझे पहले से पता हैं और या तो ऐसी स्टोरी जो कि खुद मेरे साथ हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो कि मेरे एक मौसी के लड़के के साथ हुई थी। मैं आपको बताऊँ, ये घटना मुझे लगभग आज से 9-10 साल पहले मेरे मौसी के लड़के ने बताई थी और उस समय वो लगभग 18-19 साल का था। दरअसल मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरा जो ननिहाल है यानी मेरी नानी का घर और जहाँ मेरा गांव है वो लखनऊ के पास में ही सटा हुआ एक ज़िला है बाराबंकी, वहाँ पर है। तो बाराबंकी में एक गांव है, वहाँ पर मेरा गांव है, मेरा ननिहाल है। तो दोस्तों, आज से लगभग 9-10 साल पहले मेरे गाँव में एक फंक्शन था और उस फंक्शन में मेरे लगभग सभी रिश्तेदार आए थे और उस फंक्शन में ही मेरे वो मौसी का लड़का भी आया था। तो वह ये था कि गांव में जो फंक्शन था उसमें लोग रात में जल्दी ही खाना खाकर, वो फंक्शन 3-4 दिन का फंक्शन था और उसमें होता यह था कि शाम को हम लोग जल्दी खाना खाकर सो जाते थे। उस समय गर्मी का मौसम था तो हम सभी लड़के यानी कि मैं, मेरे भाई, मामा के लड़के, मेरी मौसी के लड़के, हम सब लोग छत पर सो रहे थे बिस्तर बिछाकर। उस समय गर्मी का मौसम था तो हम लोग छत पर सोते थे। तो मेरी आदत है कि मुझे बहुत पहले से ही हॉरर स्टोरीज़ में और भूतिया कहानियों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो अच्छा, मैं ये भी जानता हूँ कि जो गांव के लोग हैं उनके साथ ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैंने अपने मामा के लड़कों से और मौसी के लड़कों से कहा कि तुम लोग भाई लोग, तुम लोग गाँव के रहने वाले हो, तुम लोग खेत की रखवाली भी करने जाते हो, बागों की रखवाली करने जाते हो, क्या तुमने कभी भूत देखा है? तो मेरी इस बात पर मेरे जो मामा के लड़के थे वो तो थोड़ा डर गए। उन्होंने कहा कि देखो, रात में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में सुबह तुमको बताएंगे। तो मैंने कहा, अरे डरो नहीं, मुझे बताओ अगर तुम्हारे साथ कोई पैरानॉर्मल घटना हुई है तो मेरे जो मामा के लड़के थे उन्होंने तो खैर कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी मौसी का एक लड़का था जिसका नाम था संदीप। उसने मुझे बताया कि मेरे साथ एक घटना हुई थी, वो भी कुछ महीने पहले, यानी कि वो घटना भी लगभग 10 साल पुरानी ही थी। तो संदीप ने मुझे बताया था कि गर्मी का मौसम था और ये घटना भी जिस समय फंक्शन चल रहा था उसके कुछ महीनों पहले की ही थी। कुछ महीने क्या, 1-आध महीने पहले की थी। हुआ ये था कि जो मेरी मौसी का लड़का था यानी कि संदीप,
उसका बाग था, यानी कि मेरी मौसी के कई खेत थे और आम का एक बाग भी था। और उस समय आम पक रहे थे, तो आम के चोरी होने का बहुत डर रहता था। इसलिए बाग की रखवाली के लिए मेरी मौसी का लड़का रात में बाग में ही सोता था। तो बात यह है कि संदीप के सोने के लिए बाग में ही एक चारपाई पड़ी थी। आपको बता दूं कि खटिया कहते हैं हम लोग उसे, खटिया पड़ी थी जो कि रस्सी की बनी होती है। अगर आप उस पर बिना कुछ बिछाए लेट जाएं तो वो रस्सियाँ, खटिया की सारी रस्सियाँ आपकी पीठ पर छप जाएंगी। तो बाग में एक खटिया पड़ी थी और कुछ बिस्तर पड़ा था। इसके अलावा रोज़ शाम को जो संदीप था वो अपने घर से खाना खाकर और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वो बाग में चला जाता था बाग की रखवाली करने। ज़रूरी सामान वो अपने साथ ले जाता था, पानी, लाठी, माचिस, तंबाकू और बीड़ी वगैरह, ये चीज़ें वो घर वालों से छुपा के ले जाता था। तो हुआ ये कि एक बार जो संदीप था वो शाम को खाना खाकर और अपना सामान लेकर, पानी वगैरह लेकर बाग में रखवाली के लिए गया। फिर बाग में जाने के बाद, अच्छा वो अपने साथ टॉर्च भी ले जाता था, मैं टॉर्च बोलना भूल गया था। तो एक बार संदीप अपने साथ टॉर्च, पानी वगैरह ये सब लेकर बाग की रखवाली करने गया। और जब वो बाग में गया तो बाग में जाकर उसने अपनी खटिया बिछाई और खटिया पे वो लेटकर सो गया। फिर रात को काफ़ी देर में, लगभग 1-1:30 बजे, अचानक से उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी खटिया पलट दी है, वो भी बहुत ज़ोर से, बहुत ताकत से। और जब उसकी खटिया पलटी तब संदीप खटिया से नीचे गिर गया, अपनी चारपाई से नीचे गिर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे उसकी नींद खुल गई। और जैसे ही उसकी नींद खुली वैसे ही उसने देखा कि उससे लगभग कुछ फुट की दूरी पर एक औरत खड़ी है जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है। बाग में अंधेरा बहुत था, इसलिए वो उस औरत का चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस औरत की सफ़ेद साड़ी और लंबे बाल संदीप साफ साफ देख रहा था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब आप कहीं किसी बहुत ही अंधेरी जगह में रहते हैं तो कुछ समय बाद आंखें थोड़ा एडजस्ट हो जाती हैं, जिस वजह से आपको अंधेरे में भी थोड़ा बहुत दिखने लगता है। तो इसी तरह से संदीप भी उस औरत को देख तो पा रहा था, लेकिन उसका चेहरा वगैरह वो नहीं सही से देख पा रहा था। हालांकि उसे ये पता था कि उससे कुछ फुट की दूरी पर एक औरत खड़ी है। और संदीप ये जानता था कि वो औरत कोई इंसान नहीं है, क्योंकि इतनी रात को ऐसे सुनसान बाग में कोई भी औरत नहीं आएगी। तो उस औरत को देखकर संदीप डर गया था, लेकिन उसने अपना डर जाहिर नहीं किया और वो उस औरत को गालियां देने लगा। फिर उस औरत को गालियां देते देते संदीप अपनी लाठी और माचिस ढूंढने लगा। और जैसे ही उसे माचिस मिली वैसे उसने अपने जो बाग थे, बाग में छोटी छोटी लकड़ियां और सूखे पत्ते पड़े थे, उनको जमा करके उसने आग जलाई। और जैसे ही संदीप ने आग जलाई वैसे ही वो औरत गायब हो गई। वो औरत संदीप के सामने ही गायब हो गई थी। वो औरत फिर उसके बाग से बिल्कुल गायब हो गई। इसके बाद संदीप कई घंटों तक आग जलाकर वहीं अपने बाग में बैठा रहा। उसके बाद जब सुबह होने लगी तब वो दोबारा से 1-8 घंटों के लिए सो गया और उसके बाद फिर वो वापस अपने घर चला गया। फिर घर जाकर संदीप ने अपने मम्मी पापा से इस घटना के बारे में बताया और तब उसके मम्मी पापा ने उसे एक बाबा को दिखाया, जिन बाबा ने बताया कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो तुम्हें मारने आई थी। ये बात उन बाबा ने संदीप से कही कि वो जो चुड़ैल थी वो बाग में ही कहीं पर रहती है और वो कई दिनों से तुम पर नज़र रखे होगी और मौका पाकर उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया और वो तुम्हें मार डालती, लेकिन तुम उससे डरे नहीं, इसीलिए तुम बच गए। खैर, उन बाबा ने संदीप को पहनने के लिए ताबीज़ वगैरह दिया और 1-2 दिन घर पे आराम करने के बाद संदीप फिर से उस बाग की रखवाली करने जाने लगा, लेकिन दोबारा वो चुड़ैल संदीप को कभी नहीं दिखी। तो ये बिल्कुल रियल घटना है और मैं आपको बता दूं कि गांव के लोगों में बहुत हिम्मत होती है, क्योंकि पहली चीज़ तो मैं भी गांव में गया हूं, मैं जब छत पे सोता हूं तो दूर के पेड़ों को देखकर ही मैं डर जाता हूं, कांप जाता हूं। बाग में अकेले जाने की मैं सोच तक नहीं सकता, और वो भी तब जब वहाँ पर कोई चुड़ैल मुझे दिखी हो जो मुझे मारना चाहती हो। उसे देखने के बाद मैं दोबारा वहाँ अकेले जाऊँ, ये तो असंभव है बिल्कुल। तो ये थी पहली घटना और अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी घटना।
तो दोस्तों, अब जो दूसरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे मामा के लड़के के साथ हुई थी। और ये घटना जो है मेरे सामने ही हुई थी। सामने मतलब मेरे बिल्कुल सामने नहीं हुई थी, लेकिन जब ये घटनाक्रम हो रहा था तब मुझे भी इस घटना के बारे में पता था। तो दरअसल हुआ ये था कि मेरे मामा का एक लड़का है जिसका नाम राकेश है, और वो भी बाराबंकी का ही रहने वाला है। और ये घटना से लगभग 13-14 साल पहले की है। तो राकेश की जो खेती में जो प्रॉफिट है वो सही से नहीं हो रहा था। तो राकेश के पापा यानी मेरे मामा ने राकेश को भेज दिया था कि तुम शहर चले जाओ, वहाँ जाकर कोई काम सीख लो ताकि अर्निंग का एक सोर्स हो सके, ताकि तुम कमा खा सको, क्योंकि खेती में उतना पैसा नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। तो ये घटना लगभग 12-13 साल पहले की है। तो राकेश बाराबंकी से लखनऊ आया था, और लखनऊ में उसने मेरे घर के पास में ही एक मकान में एक छोटा सा कमरा लिया था किराए पर, और वो उस कमरे में रहता था और एक गैराज में नौकरी करता था। गैराज यानी कि जहाँ पर कार वगैरह की सर्विसिंग होती है। तो राकेश का रूटीन वही था कि वो सुबह अपने काम पे जाता था, शाम को काम से अपने रूम पर आता था, खाना बनाकर खाता था और सो जाता था। वो बहुत सही लड़का था वैसे। राकेश के कमरे में भी कोई ज़्यादा सामान नहीं था। एक सिंगल वाला चूल्हा था, जो कि छोटा सा चूल्हा होता है, एक छोटा सिलेंडर था, और बाकी थोड़े बहुत बर्तन और राशन वगैरह रखने के डिब्बे। तो अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब ये पूरी घटना हो गई थी तब राकेश ने बताया था मुझे पूरी डिटेल उसके साथ। बाकी तो मुझे खबर मिलती रहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो राकेश ने मुझे बताया था, ये जब पूरी घटना उसके साथ हो गई थी और जब उसने उस कमरे को छोड़ दिया था, तब उसने यानी कि राकेश ने मुझे डिटेल से इस घटना के बारे में बताया था। राकेश ने बताया था कि वो रात में जब सोता था अपने कमरे में, तब भी उसे अपने कमरे के बाहर से पायल की आवाज़ आती थी। उसे लगता था जैसे उसके कमरे के पास कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। और कभी कभी उसे अपने कमरे के बिल्कुल बाहर से किसी औरत के रोने की भी आवाज़ आती थी। उन आवाज़ों को सुनकर राकेश घबरा तो जाता था, लेकिन वो ज़्यादा डरता नहीं था, क्योंकि वो गांव का था और उसके साथ पहले भी कई पैरानॉर्मल घटनाएं हो चुकी थी। तो वो ये चीज़ जानता था कि इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए और इनको छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ये दो काम करते हैं तो लगभग ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। तो राकेश इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि राकेश काम से अपने कमरे पे गया और खाना वाना बनाकर वो खाकर सो गया। और उसके बाद लगभग रात को वही 1-1:30 बजे उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद उसने उस कमरे को ही खाली कर दिया। दरअसल हुआ ये कि जब राकेश अपने कमरे में सो रहा था, जिस दिन ये घटना हुई थी मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ, राकेश अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अच्छा, मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये राकेश का छोटा सा कमरा था, और ये मान लीजिए राकेश का बेड है, और उसके बेड के ऊपर ही, जहाँ पे इधर इसका सर है, इधर पैर, और सर के ऊपर ही उसके बल्ब लगा था। राकेश 0 वाट का बल्ब जलाकर सोता था। 0 वाट का बल्ब आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो बहुत ही हल्की रोशनी करता है, जिससे ज़्यादा रोशनी भी नहीं होती है और अंधेरा भी नहीं रहता है। तो राकेश का बेड ऐसे है, उसका पैर इस तरफ, सर इस तरफ, और सर के ऊपर ही 0 वाट का बल्ब लगा था, और सामने की तरफ रोशनी पड़ती थी। और उसके बेड के बाईं तरफ कमरे का दरवाज़ा था, और जो कमरे का दरवाज़ा था उस तरफ अंधेरा रहता था। तो रात के लगभग 1-1:30 बजे राकेश ने ये मुझे बताया था कि 1-1:30 बजे उसकी नींद खुली। और जब उसकी अचानक से उसकी नींद खुली, और नींद खुलते ही उसने देखा कि उसके कमरे के अंदर एक औरत खड़ी है, जो कि दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देख रही है। उस औरत को देखकर राकेश डर गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि वो हिल डुल नहीं पा रहा है, ना वो हिल पा रहा था और ना वो कुछ बोल पा रहा था। फिर कमरे में खड़ी वो औरत मैं आपको बताऊं, उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी राकेश के। और फिर वो औरत दरवाजे के पास से चलते हुए आई और राकेश के पैरों के पास आकर बैठ गई। और फिर पैरों के पास बैठने के बाद उस औरत ने अपना चेहरा राकेश की तरफ घुमाया, और जैसे ही उस औरत ने राकेश की तरफ अपना चेहरा घुमाया, वैसे ही राकेश ने देखा कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल जला हुआ है। यहाँ तक कि उस औरत की आंखें भी जो थी वो
गल कर बह रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था और उसे देखकर राकेश बहुत डर गया था। लेकिन फिर कुछ सेकंड तक वो औरत राकेश को देखती रही और फिर कुछ सेकंड बाद वो औरत उठी और कमरे के दरवाजे के पास जाकर गायब हो गई। फिर जैसे ही वो औरत गायब हुई वैसे ही राकेश भी नॉर्मल हो गया, और जैसे ही राकेश नॉर्मल हुआ, हिलने डुलने लगा, वैसे ही राकेश उठकर अपने कमरे के दरवाजे के पास गया और तब उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। और तब उसे समझ में आया कि वो तो अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोया था। तो जब कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था तो आखिर कोई इंसान बाहर से अंदर कैसे आ सकता है। ये बात उसके समझ में आते ही वो जान गया कि ये कुछ पैरानॉर्मल घटना थी। फिर खैर राकेश ने हिम्मत की और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो अपने कमरे के बाहर देखने लगा इधर उधर कि क्या पता उसे कोई दिखे, लेकिन उसके कमरे के बाहर भी कोई नहीं था। फिर उसके बाद राकेश अपने कमरे को अंदर से बंद करके सो गया और उसके बाद अगली सुबह उसे बहुत तेज़ बुखार आया और वो जानता था कि उसके साथ ये एक पैरानॉर्मल घटना हुई है और उस घटना के असर की वजह से ही उसे बुखार आया है। इसके बाद राकेश उसी दिन वापस अपने गांव चला गया, यानी कि बाराबंकी चला गया। वहां जाकर उसने एक बाबा को दिखाया, झाड़ फूँक कराई और झाड़ फूँक कराने के बाद राकेश फिर से ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद जब राकेश वापस कमरे में आया और तब उसे पता चला कि असल में उस मकान में, राकेश के कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में, लेकिन उसी मकान में एक औरत ने कई साल पहले खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया था। और उसी औरत की जो आत्मा है उस पूरे मकान में टहलती रहती है और कई लोगों को दिखाई दे चुकी है। इस घटना के बारे में जब राकेश को पता चला तो राकेश ने आनन फानन में वो कमरा खाली कर दिया और दूसरी जगह पर कमरा ले लिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस घटना के बारे में, यानी कि उस औरत के आग लगाकर सुसाइड करने के बारे में राकेश को जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था। मुझे पहले से पता था कि उस मकान में एक औरत ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन मैंने ये बात राकेश को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो डर जाएगा। लेकिन राकेश को खैर इस बारे में जब पता चला तो वो भी डर गया था और उसने खैर वो घर खाली कर दिया। तो ये दूसरी घटना थी जो मेरे मामा के लड़के के साथ हुई थी। और अब मैं आपको तीसरी घटना बताता हूँ जो कि खुद मेरे साथ हुई थी, मेरे सामने हुई थी। तो मैं आपको बताऊँ, ये घटना काफ़ी सीरियस है, थोड़ा पर्सनल भी है। मैं इस तरह की घटनाएं शेयर नहीं करता हूँ, तब भी मैं बताता हूँ। तो अब जो तीसरी पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना खुद मेरे साथ हुई थी। और मेरे साथ क्या, बल्कि मेरे अलावा भी लगभग 4-5 लोगों ने इस घटना को देखा था। तो ये घटना आज से लगभग 14-15 साल पहले की है। तब मेरे नाना की डेथ हुई थी। और मैं ज़्यादा स्टोरी को लंबा नहीं खींचूँगा, लेकिन मेरे जो नाना थे वो भी बाराबंकी में ही रहते थे, गांव में मेरे मामा लोगों के साथ। और उनकी डेथ वैसे लखनऊ में हुई थी क्योंकि हम लोग उनका इलाज कराने के लिए उन्हें लखनऊ में लाए थे। और लखनऊ में जब हमने काफ़ी उनका इलाज कराया, लेकिन इलाज के बाद भी वो बच नहीं सके, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम लोग नाना को लेकर वापस गांव चले गए। हमने गांव में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और उसके बाद नाना के अंतिम संस्कार के बाद नाना के जो बड़े भाई थे, यानी कि मेरे बड़े नाना, वो दाग बैठे थे। और ये घटना भी इसी चीज़ से जुड़ी है। 13वीं के जो रिचुअल्स होते हैं इन्हीं से जुड़ी घटना है। तो हुआ ये था कि मेरे बड़े नाना दाग बैठे थे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो शख्स दाग बैठता है उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये बातें मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। कहते हैं कि जो शख्स दाग बैठता है अगर उसे अकेला छोड़ दो तो जो मरा हुआ शख्स है उसकी आत्मा आकर उस शख्स को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई आत्मा किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है तो वो कैसे ले जाएगी। सीधी सी बात है, मार कर ले जाएगी। इसलिए जो शख्स दाग बैठता है उसे कभी भी अंधेरे में नहीं रहने देते हैं और उसको कभी अकेला भी नहीं छोड़ते हैं। और दाग बैठने वाले शख्स के पास हमेशा एक चाकू भी रखते हैं ताकि उसके ऊपर कोई आत्मा अटैक ना कर सके। ये बिल्कुल रियल घटना है और बहुत भयानक वाइब थी। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आज भी वो सब याद आता है तो डर लगता है। हालांकि वो मेरे सगे नाना थे तब भी मुझे डर लगता है ये चीज़ याद करके। तो हुआ ये था कि अब मैं आपको घटना बताता हूँ। ये घटना मेरे सामने हुई थी और बहुत ही डरावनी घटना थी। हुआ ये था कि जैसे कमरे हैं,
मेरे जो गांव में थे लाइन से कमरे बने थे, उनमें मेरे नाना, मेरे मामा लोग सब रहते थे। कमरे के बाहर आंगन था जहाँ पर कुछ लोग खटिया डालकर सोते थे, चारपाई डालकर, और आंगन के बाहर थोड़ा छोटा सा मैदान था, वहाँ पर भी चारपाई पड़ी रहती थी, वहाँ पर हम बच्चे लोग सोते थे। तो हुआ ये कि कमरे के बाहर जो आंगन था वहाँ पर एक तख़त पड़ा था, उस पर मेरे बड़े नाना लेटते थे जो कि दाग बैठे थे। और जैसे मान लीजिए यह तख़त है, इस पर मेरे नाना लेटते हैं। नाना जी का मेरे सर इस तरफ है और पैर इस तरफ, और उनके बाईं तरफ लैंप जल रहा है, सॉरी लालटेन, जो सिलेंडर में जो जलती है लालटेन जल रही है। तो सिलेंडर में जो लालटेन जल रही थी उसकी रोशनी नाना पर पड़ती थी और नाना की परछाई इस तरफ पड़ती थी, दाहिनी तरफ। और जिस तरफ नाना की परछाई पड़ती थी उसके अंदर खिड़की थी, उसके ऊपर की तरफ खिड़की थी जहाँ कमरा था अंदर, और वहाँ मेरी मम्मी सोती थी, मेरी मम्मी और मेरी मामी। तो हुआ ये कि मैं और मेरे मामा के लड़के हम लोग बाहर मैदान में लेटे थे चारपाई पर, और मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, मैं कुछ खोया हुआ था थोड़ा ख्यालों में। तभी मेरे मामा के एक लड़के ने मुझे हिलाते हुए कहा कि सुनो, तुमको एक चीज़ दिखाऊं लेकिन डरना नहीं। मैंने कहा क्या दिखाओ? उसने कहा उधर देखो। मैंने देखा, तब मैंने देखा कि मेरे जो बड़े नाना थे जो दाग बैठे थे, लालटेन की रोशनी पड़ने पर उनकी जो परछाई ज़मीन पर पड़ रही थी, उनकी उस परछाई में से मेरे नाना की, जिनकी डेथ हो गई थी, मेरे उन नाना की परछाई निकलकर कमरे की खिड़की पे जाकर मेरी मम्मी को देख रही है। और सच में मतलब मैंने इंसान की परछाई में से परछाई निकलते हुए खुद देखी थी, और मेरे अलावा मेरे बड़े भाई ने देखी थी और मेरे एक दो और मामा के जो लड़के थे, हम 4-5 लोगों ने ये घटना देखी थी। और वो सब तो चुप थे, लेकिन मैंने डर के मारे चिल्ला दिया था। मैंने देखा, मैंने कहा हे भगवान ये क्या है? और जैसे ही मैंने ये बोला, यकीन मानिए जो मेरे नाना की परछाई थी वो वापस मेरे बड़े नाना की परछाई में आकर गायब हो गई। तब मेरे जो मामा का लड़का था जिसने मुझे इस घटना के बारे में बताया था, जिसने मुझसे कहा था कि वो देखो परछाई, उसने मुझे डांटा। उसने कहा कि तुम पागल हो क्या, तुमने चिल्ला क्यों दिया? वो तुम्हारे नाना थे, तुम्हारी मम्मी को देखने आए थे, तुमने चिल्ला दिया, वो देख भी नहीं पाए मम्मी को तुम्हारी। मैंने कहा भाई ना देखें तो ही ठीक है, अब वो जहाँ गए हैं वो वहीं रहें। तो ये एक घटना थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं वैसे ये बताना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन बता देता हूँ। तो हो सकता है आपने सुना होगा, आप में से कई लोगों ने, कि हिंदू धर्म में एक रिचुअल होता है कि जब इंसान मरता है तब उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद उसकी जो राख निकलती है उसको चाल कर रखते हैं, और कुछ करते हैं ऐसा कि उसको रात भर के लिए ढक कर रख देते हैं सन्नाटी जगह पर, एकदम मतलब घर में ही रखते हैं, अकेले छोड़ देते हैं, रात में रख दिया जाता है। और सुबह जब उस राख को देखते हैं तो उसमें किसी भी जानवर के पैर के निशान बन जाते हैं, और उसी जानवर का जन्म मिलता है। कहा जाता है कि जिस जानवर के पैर के निशान इंसान की जली हुई राख में बने होंगे, उसी जानवर का जन्म मिलता है। तो मेरे नाना की जब डेथ हुई थी तो उनके अंतिम संस्कार के बाद भी ये रिचुअल किया गया था। मैंने अपनी आँखों से देखा था, पूरा रिचुअल देखा था, और उसमें एक जानवर का निशान भी बना था। तो हुआ ये था कि मुझे ये तो नहीं याद है कि 13वीं के कितने दिन पहले या कितने दिन बाद ये घटना हुई थी, लेकिन मुझे याद है कि मेरे जो बड़े नाना थे जो दाग बैठे थे, वो कहीं से शायद खाना चढ़ा कर आए थे मेरे नाना को, और एक दिया जल रहा था, बड़ा सा दिया, और दिया के पास में ही एक थाली में मेरे नाना की जो राख थी, उनके शरीर की राख चाली हुई रखी गई थी, और उन्होंने कुछ पैर मारा था। एक डलवा एक होता है, मैं आपको बताऊं, वो शायद बांस की छीलन का बनता है, डलवा रखा था, उससे ढक दिया गया था दिए को राख के साथ। और उसके बाद उस सब ने कहा कि अब इसको कोई भी इसके पास नहीं जाएगा, सब लोग चुपचाप सो जाओ, अब सुबह पता चलेगा कि नाना को कौन सा जन्म मिला है, अगला जन्म। पहले तो मुझे लगा, सच बताऊं, मैं भी शहर का था और मैं एथीस्ट था, मैं ज़्यादा इन चीज़ों को मानता नहीं था। मुझे लगा कोई भी निशान नहीं बनेगा, ये सब बस ऐसे ही है, नकली। लेकिन जब सुबह हुई तो सब लोग बहुत उत्सुकता से, बहुत ही एक्साइटेड होकर डलवा को हटाने गए,
देखने के लिए कि आखिर नाना की राख में, मेरे नाना की राख में किस जानवर के निशान बने हैं। तो जब उन्होंने देखा तो पाया कि उसमें मतलब सांप के निशान बने थे, जैसे सांप रेंग कर गया हो, उसके रेंगने के निशान बने थे नाना की राख में। और मैंने खुद वो निशान देखे थे और वो देखने से लग रहा था कि सच बताऊं तो अगर कोई बहुत ही बेहतरीन सांचा हो तो भी वो निशान बनाना उस तरह से मुश्किल है। और वो निशान ऐसे बने थे, मैं क्या बताऊं, जैसे ये 2 उंगली राख में ऐसे 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 करके हल्के हल्के छोटे छोटे गड्ढे बने थे, ऐसे 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 सांप की तरीके से टेढ़े मेढ़े चलते हुए। तो लोगों ने देखा, यानी कि मेरे मामा मामी लोगों ने देखा तो बताया कि मेरे नाना को सांप का जन्म मिला है, उनका जो अगला जन्म हुआ है वो सांप का हुआ है। अब ये घटना कितनी सच्ची है ये तो नहीं पता, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि उन्हें सांप का जन्म मिला है या नहीं मिला है, लेकिन ये पूरी चीज़ें मैंने अपनी आंखों के सामने देखी थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं रात में कई बार उठा था, मैंने देखा था कि ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे नाना की राख में खुद जाकर हाथ से निशान बना रहा है ताकि सुबह पता चले कि उन्हें इस तरीके का कोई जन्म मिला है, लेकिन ऐसा नहीं था, किसी ने निशान नहीं बनाया था और वो निशान किसी के हाथ से बनाया हुआ लग भी नहीं रहा था। तो ये घटना थी, ये जो हुई थी मेरे साथ, जो 2 घटनाएं मैंने आपको बताई। मेरे बड़े नाना की परछाई में से मैंने परछाई निकलते हुए देखी थी। और दूसरी घटना जो मैंने देखी थी वो ये थी कि जब मेरे नाना की राख रखी गई थी तो उसमें सांप का निशान बना था, जिससे पता चला था कि मेरे नाना का अगला जन्म सांप का हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ रियल हॉरर स्टोरीज़, और मैं जितना हो सकता था मैंने बिल्कुल रियल स्टोरी आपको बताई है। कोई भी मैंने फेक स्टोरी या कोई भी बनावटी कहानी आपको नहीं बताई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को विज़िट करना मत भूलना। मैं अपने सेकंड चैनल पर भी बहुत ही अच्छे वीडियोस अपलोड करता हूँ। इसके अलावा आप इस वीडियो के बारे में भी कमेंट करके बताना कि आपको फेस कैम वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर आपको फेस कैम वीडियो नहीं पसंद आया तो मैं आगे से वॉइस ओवर वीडियोस ही बनाऊँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी लगता है हॉरर स्टोरीज़ की जो टेलिंग है, जो हॉरर स्टोरीज़ टेलिंग की जो स्किल्स है मेरी, वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही बनाना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।